Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुडा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत पीछे रह गया था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री का 15 महीने में ये छठा ओडिशा दौरा था। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। साथ ही बीएसएनएल के स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। झारसुगुडा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके नाटक किए। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। गहलोत ने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी दे रहा था। 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई। अगर जले हुए हवाई अड्डे जीत हैं तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएन में भारत को दुश्मन बताया था। साथ ही दावा किया था कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी और भारत के 7 विमान गिराए गए थे। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली में हुई झड़पों के सिलसिले में मौलवी और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी के सीएम ने कहा कि पहले जब भी त्योहारों का मौसम आता था, हिंसा होने लगती थी।
कभी कभी लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में विफल हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है ताकि हम उनकी बुरी आदतों को सुधार सकें। योगी ने कहा कि मौलाना भूल गए कि किसकी सरकार सत्ता में है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के 6 लोगों को वापस लाने का आदेश दिया है जो गलती से बांग्लादेश भेज दिए गए थे। ये लोग 2 परिवारों से हैं। इन्हें जल्दी में डिपोर्ट किया गया जो कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गलत था, इसलिए डिपोर्टेशन का ऑर्डर रद्द किया गया है। भोडू शेख और आमिर खान ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ये फैसला आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने 4 धाम परियोजना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने इस परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। साथ ही इस परियोजना को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने अपने इस पत्र में हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि सीजेआई को जिन लोगों ने पत्र लिखकर इस परियोजना को लेकर कोर्ट के फैसले पर विचार करने की बात कही है, उनमें डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुंवर रेवती रमन सिंह, KN गोविंदाचार्य, प्रोफेसर शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा, सांसद रंजीत रंजन और उज्जवल रमन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। लेह में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। लगातार चौथे दिन कर्फ्यू लगा है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। एहतियातन प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया है। लद्दाख के DGP डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने कहा कि ये सिर्फ एक घटना है। मुझे लगता है कि लद्दाख फिर से पुनर्जीवित होगा और वहां के लोगों के लिए वही संस्कृति और आतिथ्य होगा। Goes to the masses in India because a lot of tourists are coming to Ladakh. They have a dilemma about the situation pertaining in My only message, Leh is a beautiful place. People are really good, and I can say because I have served, I'm coming on my second posting here. So Ladakh, I've written books on Ladakh. Ladakh are beautiful people. It is just one of incident. I think Ladakh will again revive, and it will have the same culture and the hospitality for the people. Thank you so much. वहीं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा करना ही एकमात्र समाधान है। गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री दोनों ने किए थे, सबके संज्ञान में है। उन वादों को चाहे वो राज्य को लेके हों, चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हो, वो दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। आपसे मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। 2 साल से ज्यादा से आप मणिपुर जल रहा है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरब में है, अब पश्चिम में आग लगा दी
लद्दाख में क्या है? लद्दाख सबसे संवेदनशील है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएं इसकी। 21 जवान यही गलवान घाटी में शहीद हुए थे। वहां ये दमन से काम नहीं चलेगा, वार्ता से और जो वायदा किया है उसको पूरा करने से काम चलेगा। पिछले 5 महीने से बंद रहने के बाद जम्मू कश्मीर में 12 और पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में एकीकृत मुख्यालय की बैठक में सुरक्षा समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में इन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया। इस बैठक में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा रणनीति की समीक्षा और रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुईं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे, लेकिन सुरक्षा ऑडिट के बाद अधिकारियों ने जून में उनमें से 16 स्थलों को खोल दिया था। गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार थार गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई। यूपी नंबर की थार दिल्ली के झाड़सा चौक के एग्जिट नंबर 9 की ओर आ रही थी। अचानक चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और थार सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट फीस में संशोधन किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। स्थानीय क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट के लिए 50 ग्राम तक वजन के लिए नया शुल्क 19 रुपए होगा। 50 ग्राम से 250 ग्राम तक के लिए 24 और 250 से 500 ग्राम से अधिक के लिए शुल्क 28 रुपए होगा। इसके अलावा 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं पर 47 रुपए शुल्क लगेगा। स्पीड पोस्ट के शुल्क में भी दूरी के आधार पर 70 से 93 रुपए तक की सीमा में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट वस्तुओं पर भी जीएसटी लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट शुरू की गई है। इसके अलावा नए थोक ग्राहकों को 5% की विशेष छूट भी दी जाएगी। अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट शुल्क में पिछली बार अक्टूबर 2012 में संशोधन किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द करेगा। ये फैसला उकसाने वाली हरकतों के आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क में वामपंथी नेता पेट्रो ने सड़क पर फलस्तीन समर्थकों को संबोधित किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में पेट्रो ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कैरेबियन सागर में कथित ड्रग तस्करी नौकाओं पर अमेरिकी हवाई हमले तानाशाही की कार्रवाई हैं। बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस को पाकिस्तानी करार देते हुए यूनुस इज पाकिस्तानी और गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी बोले कि यूनुस बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर अगस्त 5, 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनुस के सत्ता में आने के बाद से मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई लोग देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। राजस्थान में मानसून अपने तय समय से 4 दिन पहले विदा हो गया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। हालांकि दोनों राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में 30 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। हैदराबाद में रात भर भारी बरसात के कारण शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अधिकारियों ने हिमायत सागर जलाशय के गेट खोल दिए, जिससे हालात और बिगड़ गए। चादर घाट के पास मूसी नदी उफान पर आ गई। नदी के आसपास निचले इलाके डूब गए। नदी किनारे बने मकान पहली मंजिल तक पानी में डूब गए। कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। हैदराबाद के बस स्टैंड में भी पानी भर गया है। बसों का संचालन बंद है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।